राजीव क्लासेस में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आज नए एक वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। जी नमस्कार। और देखा जाए तो ये वैदिक काल लेके आया हूं, चैप्टर एक नया चैप्टर लेके आया हूं। और दोस्तों और देखा जाए तो मैं देर न करते हुए आगे चैप्टर बढ़ाता हूं। और वैदिक काल की हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम बात कर लूँ कि वैदिक काल है क्या चीज। देखिए एक चीज बता दूं आपको, वैदिक शब्द जो है बच्चा, देखिए मैं एक एक पॉइंट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और देखिए वैदिक काल, देखिए बात करते हैं वैदिक काल। देखिए वैदिक काल, वैदिक शब्द वेद से बना है। देखिए वैदिक शब्द वेद से बना है। तो चलिए मैं एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास करता हूं। वैदिक शब्द जो है वेद से बना है। और दूसरी बात बता दूं, वेद का अर्थ क्या होता है। चलिए भैया, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। बहुत बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, बेसिक बिल्कुल, जो पहली बार पढ़ रहा है इतिहास उसको एकदम हलवा लगेगा आज से, समझे। देखिए वैदिक शब्द वेद से बना है। वैदिक शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। और वैदिक, देखिए वैदिक की बात करते हैं तो वैदिक संस्कृत के निर्माता कौन है। तो वैदिक संस्कृति के निर्माता जो है मित्र कौन से हैं। तो वैदिक संस्कृत के निर्माता, तो वैदिक संस्कृत के निर्माता आर्य थे। कौन थे बच्चा, आर्य थे। अब देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है कि आर्यों की लिपि कौन सी होती थी। ये आज तक ज्ञान नहीं है कि आर्यों की कौन सी लिपि होती थी। देखिए भैया, आर्यों की लिपि के विषय में आज तक आर्यों की लिपि का ज्ञान नहीं है। आर्यों की लिपि का ज्ञान नहीं है। तो ये नहीं है। तो मित्र आपको बता देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक और बात बता देता हूं कि आर्यों की भाषा कौन सी थी। बहुत बढ़िया, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं एकदम बिल्कुल। आर्यों की भाषा कौन सी है मित्र। तो आर्यों की जो भाषा है वो है संस्कृत है। कौन सी बच्चा, संस्कृति है, संस्कृत है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आप बता दो, वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और वैदिक संस्कृत के निर्माता आर्य होते हैं मित्र। और आर्यों की लिपि का ज्ञान नहीं, जानकारी हमको मिलती है। और आर्यों की भाषा कौन सी होती है, आर्यों की भाषा है संस्कृत है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो इसको आप नोट करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्यों का मूल स्थान, ये भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आर्यों का मूल निवास स्थान। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। रफ करने के बाद मैं थोड़ा बढ़िया सजा देता हूं आपको। आर्यों के मूल निवास स्थान, आइए देखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है। देखिए आर्यों के मूल निवास स्थान, बिल्कुल नोट करते जाइए, बिल्कुल डाउट खत्म कर दूंगा मित्र आज। बिल्कुल आज के बाद एकदम हलवा लगेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा। आर्यों की हम बात करते हैं तो आर्यों के देखा जाए तो आर्यों के मूल निवास की हम बात कर रहे हैं दोस्त। तो कौन सी है। तो आर्यों के मूल के निवास की बात करते हैं तो विद्वानों में मतभेद है। अब आप समझ सकते हैं, विद्वानों में ये सबसे बड़ा मतभेद है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है। ये आज तक कोई बता नहीं पाया ये कहां से आए हैं। तो आइए एक वैज्ञानिक की हम बात करते हैं। मैक्स मूलर, नाम सुने होंगे आपको, मैक्स मूलर की हम बात करते हैं। तो मैक्स मूलर कहता क्या है, क्या कहना है मित्र कि आर्यों का मूल स्थान कहां से है। तो आर्यों का मूल निवास कहना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहां है, मध्य एशिया। क्या है बच्चा, मध्य एशिया। इन्होंने, देखिए मैक्स मूलर कहता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहां है बेटा, ये है मध्य एशिया है दोस्तों। अब दूसरी बात बता दूं, देखिए वो कहते हैं कि ईरान से आए थे। कौन कहता है, मैक्स मूलर कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्मन। देखिए ईरान, देखिए भैया ईरान, देखिए जर्मनी होते हुए कहां आए थे, भारत आए थे। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब वो ईरान और जर्मनी तथा भारत गए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहां कहां गए थे। अब आप समझ सकते हैं, यही ईरान भी गया, जर्मनी भी गया, भारत भी गया। ये है दोस्तों मैक्स मूलर का कहना।
अब देखिए अपने भारत के वैज्ञानिक की हम बात कर ले मित्र, डॉक्टर राजबली पांडे। राजबली पांडे साहब क्या कहते हैं, देखते हैं। राजबली पांडे साहब कहते हैं कि नो माय गॉड, आर्यों का मूल निवास कहाँ है? तो आर्यों का मूल जो निवास है वो मध्य एशिया, मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश के निवासी है, मध्य देश के निवासी हैं। कौन है? आर्य है मित्र, समझे? बिल्कुल। और आपको बता देता हूं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो विद्वान आज तक नहीं बता पाते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहां है। दोस्तों ये कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कहां है आर्यों का मूल निवास स्थान, अगर आप जानते हो तो बताइएगा। इसको मैं रब करता हूं मित्र, आगे बढ़ता हूं दोस्त। चलिए अब बात करते हैं मित्र वैदिक काल की। हम बात करते हैं तो वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो वैदिक काल देखिए वैदिक काल को दो काल भागों में विभाजित किया। तो देखिए भैया पहला है पूर्व वैदिक काल। क्या कहते हैं भैया? पूर्व वैदिक काल, जिसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। देखो भैया बिल्कुल आसान भाषा में समझ लो बच्चा, उत्तर वैदिक काल बिल्कुल। देखिए पूर्व वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से, और देखिए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और इसका माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से और कितने हैं 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ये है मैटर, समझे? तो वैदिक काल को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं दोस्त, और दो भागों में कौन कौन? एक है पूर्व वैदिक काल, उसको कहे, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब हम चलते हैं पूर्व वैदिक काल की हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दो, लोहे का ज्ञान नहीं था मित्र। किसका नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं प्राप्त है, लोहे का ज्ञान नहीं प्राप्त है मित्र, नहीं प्राप्त है। अब आप समझ सकते हैं लोहे का ज्ञान हमको नहीं मिलता है, और इसमें क्या है? लोहे का ज्ञान, देखिए लोहे का ज्ञान प्राप्त है, लोहे का ज्ञान क्या है? प्राप्त है। तो कल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल ये होता है लोहे का ज्ञान हमको कब मिलता है मित्र? ये मिलता है 1000 ईसा पूर्व के आसपास अतरंजी खेड़ा के पास, अतरंजी खेड़ा जाते, अतरंजी खेड़ा के से हमको प्राप्त होता है दोस्त। बिल्कुल एकदम आसान भाषा में। अब नहीं समझ में आया तो हिस्ट्री आपको अच्छा बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आज बिल्कुल हलवा बना देता हूं। और देखिए तो 1000 का मतलब आप समझ गए, 1000 उत्तर वैदिक काल में आएगा ना दोस्त? बिल्कुल 1000। अगर क्वेश्चन पूछे लोहे का ज्ञान किस काल में प्राप्त? उत्तर वैदिक काल में। और जानते हो अब पूर्व वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं प्राप्त है मित्र। और देखिए दूसरा बता दूं कि जरा ध्यान दो, उत्तर वैदिक काल की हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दो, उत्तर वैदिक काल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? द्वितीय नगरी क्रांति। अब काहे कहेंगे द्वितीय नगरी क्रांति भैया? इसको कहने का मतलब क्या होता है भैया? देखो आज जमाना लोहे का है, अगर लोहे का ज्ञान हो गया सब कुछ आपके हाथ में है, समझे? लाइट कट गई तो दिखते हैं। तो लोहे का ज्ञान प्राप्त हो जाता है मित्र। अब सबसे बड़ी बात होती है लोहा मिला कहां है? तो आपको बता देते हैं हाल में खुदाई हुई। हाल ही में खुदाई हुई। हाल में खुदाई कहां हुई भैया? खुदाई की बात कर ले। देखो भैया खुदाई जल्दी चक्कर में खुदाई की बात कर रहे हैं तो सोनभद्र जिला है। कौन सा भैया? सोनभद्र जिला है। तो मित्र हमारा कहना क्या है? सोनभद्र में जिला में पहली बार हमको क्या मिलता है? लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है दोस्त। जानते लोहे का साक्ष्य हमको कहां से खुदाई से पता चलता है? हाल ही में खुदाई पता चला, सोनभद्र जिला में खुदाई से पता लोहा प्राप्त हुआ। और देखिए भैया प्राचीन काल की बात कर ले भैया। प्राचीन काल में लोहे का ज्ञान कहां से हुआ? तो प्राचीन काल में काशी नाम सुने होंगे, बनारस सुने होंगे। आज जानते हैं आज उसको हम लोग प्यार से कहते हैं, क्या कहते हैं? वाराणसी कहते हैं
भैया देखो वाराणसी कहते हैं, और लोहे का इस्तेमाल जानते हैं, वाराणसी में लोहे का इस्तेमाल की हम बात कर रहे हैं बच्चा 1500 ईसा पूर्व में होता था। अब देखिए 1500 ईसा पूर्व में होता था, तो कहीं ना कहीं देखो प्राचीन काल की बात है, जो वहीं मिले वहीं सही समझो, ज्यादा चीज पाए नहीं। हम बात करते हैं कि जो हमारे वैज्ञानिक बताए उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। समझे, वो कहाँ, अतरंजी खेड़ा से। कहां से मिला भैया, एटा जिला अतरंजी खेड़ा से हमको लोहे का साक्ष्य प्राप्त हो गया है। इसको मैं रफ करता हूं। अब चलते हैं, रफ करता हूं एक एक पॉइंट। अब चलते हैं सीधा, हम आपको फोकस करते हैं, वैदिक काल ले चलते हैं और वैदिक काल को बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास करता हूं मित्र। चलिए भैया, चलो भाई वैदिक काल की बात करते हैं। वैदिक साहित्य का, वैदिक साहित्य की बात कर ले तो वैदिक साहित्य का मतलब आप समझ गए। वैदिक साहित्य का मतलब मित्र होता है 4 वेद से मतलब होता है। 4 वेद है, कौन कौन 4 वेद है भैया, अब आप समझ गए होंगे। 4 वेद, पहला ले तो यहां से बताता हूं 4 वेद कौन है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है भैया क्या है, यजुर्वेद, समझे भैया, यजुर्वेद। तीसरा क्या है, सामवेद भैया, सामवेद। और चौथा क्या है, अथर्ववेद भैया। तो ये 4 वेदों से मतलब होता है। वैदिक साहित्य का तात्पर्य ही होता है 4 वेद से मतलब होता है दोस्त। और दूसरी बात बता दूं कि जरा ध्यान दीजिएगा, हम एक एक को वेद को पढ़ाने का प्रयास करता हूं मित्र। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। आइए देखते हैं, बिल्कुल आज बिल्कुल दम मारूंगा, धुआं उड़ जाएगा साले। आज देखता हूं कि ये वैदिक काल बिल्कुल हलवा बना देता हूं। देखिए यह वेद, ऋग्वेद की बात करते हैं। यह वेद सबसे प्राचीन वेद है मित्र, समझे। और दूसरी पॉइंट की बात कर दूं, देखिए इसकी रचना भैया, देखिए इसकी रचना सप्त सैंधो प्रदेश में हुई है। बिल्कुल एकदम साफ साफ लेते जाओ, बिल्कुल भंडारा चल रहा है भैया, भंडारा का इस्तेमाल करो भैया, इससे अच्छा नहीं मिलेगा, मौके से फायदा उठाओ। और देखिए इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं दोस्त, बिल्कुल 10 मंडल है। कई बार परीक्षाओं में आया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसकी रचना सप्त सैंधो प्रदेश में हुई है मित्र, और 10 मंडल है दोस्त। और देखिए ऋग्वेद देखा जाए तो ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसमें समाज जो था, समाज की हम बात कर ले, 4 वर्णों में क्या जानते, 4 वर्णों में क्या है, विभाजित था 4 वर्णों में विभाजित था मित्र। और उसके बाद देखो भैया कौन कौन वर्ण थे, ये वर्ण थे। वर्ण की बात करते हैं तो कौन है, ब्राह्मण, कौन भैया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये देखिए 4 वर्ण की हम बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, समझे, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 वर्णों में क्या है, विभाजित था। कौन सा भैया, ये वैदिक काल की हम बात करते हैं तो वैदिक काल 4 वर्णों में विभाजित था। और इसी सभ्यता में कहा गया है कि ब्राह्मण जो थे भैया, जानते ब्राह्मण की हम बात कर ले तो देखिए ब्रह्मा की हम बात कर रहे हैं। ब्रह्मा के मुख से और देखा जाए तो वैश्य का देखिए क्षत्रिय की बात कर ले, क्षत्रिय भुजाओं से, जैसे भैया भुजाओं से, वैश्य जांग से, और शूद्र जो है पैर से। तो कुल मिलाकर देखा जाए मित्र, देखिए कहा गया है कि वैदिक काल साहित्य में 4 वेदों की बात कही। 4 वेदों में सबसे पहला ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। इसमें इसकी रचना सप्त सैंधो प्रदेश में हुई है। 10 मंडल हैं। इसमें 4 वर्ण में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण परम ब्रह्मा के मुख से, और देखा जाए तो वैश्य, क्षत्रिय की हम बात कर ले भुजाओं से, और वैश्य है जांग से, और शूद्र है कहां से भैया, देखा पैर से हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए भैया
तो ये है आपका बिल्कुल एकदम आसान भाषा में मित्र, एकदम आसान भाषा में आपको ले चलता हूं भैया। और देखिए जरा ध्यान दीजिए भैया, ये आप इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ करता हूं। क्या करता हूं? रफ करता हूं। चलिए भाई अब अगला मैं बात करता हूं, अगले की हम बात करता हूं, कौन सा वेद होगा भैया, बताओ फटाफट कौन सा अगला वेद है। तो अगला वेद हम बात करते हैं, तो अगला वेद है यजुर्वेद। कौन सा वेद है भैया? यजुर। चलो भैया यजुर्वेद की हम बात कर लें। यजुर्वेद है क्या चीज? चलो देखो भैया यजुर की वेद कर लो, तो यजुर्वेद, चलो देखो भैया यजुर्वेद की हम बात कर ले, तो यजुर्वेद कौन से हैं? तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, यजुर्वेद है क्या चीज? तो देखो भैया इसमें क्या किया जाता है, इससे अनुष्ठान संबंधित है। अनुष्ठान, एक ध्यान ध्यान देना, अनुष्ठान। तो ज्यादा ध्यान दीजिए भैया, ये अनुष्ठान इसमें किया जाता है। इसमें मतलब यह ऐसा वेद है जहां गद्य है, गद्य व पद, देखो पद दोनों में क्या है? लिखा हुआ है मित्र। क्या है? लिखा हुआ है। ये ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद में भी है, दोनों। समझ नहीं है? गद्य पद दोनों। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। इसमें जानते हैं अनुष्ठान किया जाता है। अब कहोगे मित्र अनुष्ठान समझ में आया, यज्ञ कर लो, ओ नमो चामुंडाय नमः स्वाहा। तो ये इसमें क्या होता है, अनुष्ठान किया, शुद्धिकरण किया जाता है। समझे नहीं समझे? तो यज्ञ का आह्वान किया जाता है, देवी देवताओं को बुलाया जाता है, यज्ञ के माध्यम से ये अपने बस में किया जाता है। और इसमें गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है मित्र। दूसरी बता दूं, यह जानते हैं यह 40 अध्याय, समझो भैया 40 अध्याय है भैया। तो देखिए भैया 40 अध्यायों में विभाजित है। बहुत बढ़िया। और जानते हैं अगर इसको यह यज्ञ अनुष्ठान करना है तो कितना मंत्र पढ़ना भैया? मंत्रों की संख्या समझ लो, 1990 मंत्र पढ़ लोगे तो 100% है यज्ञ संपन्न हुआ। समझो भैया, यज्ञ संपन्न हो गया। आइए देखते हैं मित्र, तो कहीं ना कहीं 1990 मंत्र संकलित है मित्र। चलो भैया इसको रब करता हूं, आगे पढ़ाता हूं भाई। देखिए फटाफट देखते जाइए। और देखिए उसके बाद आ जाइए साम। कौन सा भैया? साम वेद है भैया। चलो देखो भैया साम वेद की हम बात करते हैं, तो साम वेद है क्या चीज? तो चलो भैया इसको देखो फटाफट देखो, बिल्कुल आसान भाषा में लेके आया हूं भैया। इससे आसान भाषा आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। चलो भैया साम वेद का अर्थ क्या है? तो साम वेद का अर्थ है गायन। क्या है? गायन है। तो साम वेद का अर्थ होता है गायन। और एक चीज बता दूं आपको, इसमें मौलिक मंत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्त? मौलिक मंत्रों की संख्या जो होती है 1549 है। इसी जानते 1549 है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि 1549 मंत्र पाए गए हैं। अब आइए देखते हैं मित्र, दूसरी बात बता दूं, इसमें इसके मात्र 75 मंत्र हैं। अब आप समझ सकते हैं सामवेद का अर्थ होता है गायन। और इसमें जानते हैं, देखिए इसमें मौलिक मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549 है। और इसके मात्र जो हैं 75 मंत्र ही बचे हैं। अब आप समझ सकते हैं मित्र, सामवेद को गायन करने वालों के क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। सामवेद की बात कर लेते हैं, तो सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला को क्या कहा जाता है? करने वालों का क्या कहा जाता है? उद्गाता कहलाता है। उद्गाता कहलाता है। अब आप समझ सकते हैं, तो सामवेद को जो गायन करता है, जो इसको मंत्र को उच्चारण करता है, जो इसके गायन करता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं मित्र? उसको हम उद्गाता कहलाता है। यही क्वेश्चन पूछता है, उद्गाता। तो हम लोग कहते हैं पहले जब देखो, जब हम लोग सुर मिलाते हैं
सा रे गा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सा रे, भाई देखो मैं जो पढ़ते हैं सा रे गा मा, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारे गामा पहले स्वर मिलाते हैं, तब जाके आके संगीत को स्वर मिलते हैं। 7 स्वरों का उल्लेख मिला है इसमें। कितने मिला है? 7 स्वर का उल्लेख। ये ऐसा गायन करने वाला। तो ये है आपका फोकस। चलिए अगला मित्र इसको रफ करते हैं खड़ाक से। अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए अथर्ववेद की हम बात करते हैं मित्र। अथर्ववेद क्या होता है? आइए भैया अथर्ववेद को बात कर ले। तो अथर्ववेद की हम बात कर रहे हैं। देखिए भैया अथर्ववेद, चलो भैया अथर्ववेद की हम बात कर ले। तो अथर्ववेद का नाम किससे पड़ा है भैया? देखिए वेद का जो अथर्ववेद का नाम जो है अथर्वा, ये भैया अथर्वा ऋषि के नाम से। अथर्वा की बात कर रहे हैं। तो अथर्वा ऋषि के नाम पर इसे अथर्ववेद पड़ा है। तो दोस्तों यह वेद है कि यह वेद जानते भैया, यह गद्य में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? गद्य में। जाते देखा जाए तो कुल मिलाकर सॉरी ये गबड़ा जाएगा फिर। देखिए ये वेद की हम बात करते हैं। यह वेद अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। और अथर्ववेद में देखा जाए 20 अध्याय है। कितने हैं भैया? 20 अध्याय है और 731 सूक्त है। ये तो अब पद हो गया। और देखिए और 6000 मंत्र हैं। 6000 मंत्र हैं। तो भैया देखिए और इसमें 40 है। देखा भैया देखिए हाँ इसमें 6000 मंत्र हैं। तो इसमें कुल मिलाकर देखा जाए मित्र, आप बता देते हैं अथर्ववेद है क्या चीज? अथर्ववेद उसके लिए किया जाता है जहां जादू टोना भूत प्रेत को दूर किया जाता है। इसमें क्या है? जादू टोना भूत प्रेत को दूर किया जाता है भैया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद पड़ा हुआ है। इसमें वंशी देखा जाए जादू टोना भूत प्रेत को दूर किया जाता है। इतना मंत्र पढ़ लोगे 100% भाग जाएगा या तुम ही भाग जाओगे। 6,000 मंत्र पढ़ना मतलब है कि मुश्किल है, समझो भैया। इसलिए अथर्ववेद। तो कुल मिला बच्चों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।